नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में, और हमने यह जानने का प्रयास किया प्यारे बच्चों कि चुनाव क्या होता है और किस प्रकार से सर्वाधिक मतों से जीत प्रणाली यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, और भारत में चुनाव व्यवस्था या चुनाव और लोकतंत्र दोनों में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अब इस वीडियो में हम बच्चों यह जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है और इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपने पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें नागरिक सीधे मत नहीं देता है। इसमें नागरिकों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि राज्य के जो विधायक हैं, वो मत देते हैं, और वो जो मत देते हैं वो अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में मत देते हैं कि जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अगर 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो है वो 5 मत देगा। लेकिन मत किस प्रकार से देगा? वरीयता क्रम से, कि सबसे पहले पसंद का जो प्रतिनिधि होगा उस पर पहले बटन दबाएगा, और दूसरे नंबर का जो प्रतिनिधि द्वितीय पसंद पर होगा उस पर दूसरा बटन दबाएगा। इस प्रकार से वह 5 प्रत्याशी अगर खड़े होते हैं, प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो वह 5 वोट देगा। किस आधार पर? वरीयता क्रम के आधार पर। कैटेगरी निश्चित करेगा कि सबसे पहले कौन है और सबसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे कौन है, उसके आधार पर ही वह वोट देगा। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है कि कम से कम उस प्रत्याशी के पास इतने मत तो होने ही चाहिए जिससे कि वह उस चुनाव को जीत पाए। तो वो कोटा निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? कि कुल मतदान कितना हुआ और कुल विजयी उम्मीदवार कितने हुए, और इसका प्लस 1 और इसका पूरे का होल प्लस 1, ये एक फार्मूला है। मतलब कुल मतदान कितने पड़ने वाले हैं, कुल विजयी उम्मीदवार कितने हैं, उसका प्लस 1 और होल, सबका होल 1 प्लस करके। तो जैसे हम उदाहरण देखें, यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, तो विजयी उम्मीदवारों को 200 बटे, मतलब कुल मतदाता कितने हो गए? 200। 4 विधायक चुनने हैं और प्लस 1 और उसका प्लस 1, तो 200 बटे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 1, 41 वोट कम से कम होने चाहिए विजयी उम्मीदवार के पास। जो विजयी उम्मीदवार होगा उसके पास कितने वोट होने चाहिए बच्चों? 41 वोट उसके पास प्राप्त होने चाहिए, तभी वह जीत पाएगा। जब मतगणना होती है बच्चों, तब उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। सबसे पहले हर एक मतदाता ने कितने वोट डाले? 5 उम्मीदवार खड़े हुए तो 5 वोट डाले। तो 5 वोट डालने पर सबसे प्रथम वरीयता पर किसको वोट दिया गया है, सबसे पहले गणना उसकी होती है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा प्राप्त नहीं कर पाई, कोटा मतलब अगर 41 वोट नहीं प्राप्त कर पाया एक प्रत्याशी, तो क्या होगा? पुनः मतगणना होगी, और पुनः मतगणना होगी तो ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाएगा जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हैं। ठीक है, उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाएगा। मतलब जिस प्रत्याशी के पास
प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हैं उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और उसको प्राप्त जो वोट है वो वोट बाकी ऊपर के 4 उम्मीदवारों में वितरित कर दिए जाएंगे उनकी पसंद के आधार पर। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है बच्चों जब तक कि वांछित संख्या यानी कि 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता, अर्थात उनको वो कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। और जो हमें विजयी उम्मीदवार चाहिए, कितने उम्मीदवार चाहिए हमें कम से कम 4 प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी चाहिए। जब तक हमें 4 नहीं मिल जाते हैं प्रत्याशी, तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो इस प्रकार से राज्यसभा में चुनावों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब बच्चों बात आती है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों हम अनुमान लगाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसके लिए, क्योंकि यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में यदि हमने पढ़ा और आपकी समझ में आ गया होगा कि ये प्रक्रिया काफी जटिल है, क्योंकि हमें प्रत्याशी कितने चाहिए, हमें 4 प्रत्याशी चाहिए। वोट देने वाले कितने हैं, 200 हैं, और उसमें भी एक मतदाता कितने वोट डालेगा, 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो 5 वोट डालेगा। और जब मतगणना होगी तो प्रथम वरीयता वाले वोट गिने जाएंगे, उसको अगर कोटा पूरा प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता वाले वोट गिने जाएंगे। फिर मतलब ये जो प्रक्रिया है वह बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही जटिल है। तो इस प्रक्रिया को छोटे देश में ही लागू किया जा सकता है, बड़े महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में या विशाल देश में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। और भारत जो देश है बहुत ही विशाल देश है, बहुत जनसंख्या है, अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसमें लागू कर पाना अत्यधिक ही जटिल हो जाएगा। तो सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण बन गई है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है बच्चों, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत ही सरल है। और इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प भी होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है, और राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। अगर किसी दल में कोई प्रत्याशी बहुत अच्छा है तो वो प्रत्याशी को देख करके मत दे सकता है और दल को देख करके भी मत दे सकता है। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करती है, और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बच्चों मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार ही होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो आप ये कार्टून देख सकते हैं बच्चों, ये 29 मई 1949 का है और इस कार्टून में भीम का कांग्रेस के आगे विपक्ष एक बौने के रूप में दिखाया गया है। क्या ये हमारे निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? तो आप इसको देख करके हम बता सकते हैं कि सर्वाधिक जो वोट से जीत प्रणाली जो है वो किस प्रकार से एक दल विशेष को एक महत्ता प्रदान कर सकती है, उम्मीदवारों को महत्ता प्रदान कर सकती है या दोनों को साथ लेकर के चल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय
प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगी। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। आप देख सकते हैं बच्चों की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बंट जाती हैं, वितरित हो जाती हैं और सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों का बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं और ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर भी देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद भी करती है बच्चों। और भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को भी प्रेरित करती है। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध होती है, क्योंकि इस प्रणाली के बारे में सभी मतदाता जो हैं भली भांति इसको जानते हैं, समझते हैं। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है और इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करता है। सामान्यतः बच्चों सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था को उभारती है। इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी होते हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है और इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग ही रहा है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व जो है उभर कर सामने आया और इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में आए। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा गया और इसी के साथ ही बच्चों अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर कर सामने आई। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं बच्चों ऊपर इस चार्ट में क्या बताया गया है कि कुल सीटें हैं 234 और 232 पर चुनाव हुए और पार्टी वोट सीट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सीट आप देख सकते हैं किस प्रकार से वोट प्राप्त हुए। सीटें ADMK, DMK, INC, PMK, BJP, DMD, CPI, IUML, अन्य दल, निर्दलीय दल और नोटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वोट मिले और किस प्रकार से सीटें प्राप्त हुई। तो आगे बच्चों हम ये देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है। निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के बहुत ही विचार विमर्श हुआ और हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुन लिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों को का अहित हो जाता है और ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कठिनाई से वो परिचित थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उन्होंने समझा था।
तो आप देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। इसने देश की अपूरणीय क्षति की है। पृथक निर्वाचक मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम यानी मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार न करें। ये है तजमुल हुसैन, संविधान सभा के वाद विवाद में, खंड 8, पृष्ठ 333, 26 मई 1949। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर काफी बहस हुई बच्चों, और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत भी की। इसका यह अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग ही वोट डालेंगे। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के ही वोट डालेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका भी थी, और उनका विचार यह था बच्चों कि ये व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या हुआ, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया, और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में तभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित की गई है। क्या मतलब हुआ, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी क्या होगा कि उस समुदाय या सामाजिक वर्ग के लिए जो आरक्षित की गई है सीट, उसी का होगा। वोट कोई भी डाल सकता है, किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति होगा, वो उसको वोट डाल सकता है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हुए जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उसकी इतनी संख्या नहीं होगी कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है, और प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया, और अब इसे और भी अधिक बढ़ा दिया गया है, और आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय कर रही है। और इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इसका अनुपात है। लोकसभा की 543 सीटें, निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति यानी 26 जनवरी 2019 की स्थिति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें हम देखें, जयपाल सिंह का कोटेशन है, लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर में कुछ कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद के कि उनके ही कारण हमें अब ऐसे अलग थलग करके रखा गया था जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं। इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे, और केंद्र में तो एक भी नहीं था। ये जयपाल सिंह का वक्तव्य है संविधान सभा के वाद विवाद में, खंड 5 में, पृष्ठ 226, 27 अगस्त 1947 को। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन यह तय कर सकता है, और किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे कहा जाता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग इसे कहते हैं, और राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है, और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है, और इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में
जनसंख्या की संरचना देखता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। तो आरक्षण आरक्षण का काम किसने किया? परिसीमन आयोग ने किया। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है और संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठाई गई है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं और इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाए गए और पारित भी किए गए, और इनको संशोधन प्रस्ताव लाया गया और उसे पारित नहीं किया गया। किसे पारित नहीं किया गया? जिसमें शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित तो कर दी गई, लेकिन स्थानीय सरकारों ये सभी चीजें हमने आगे पढ़नी है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की जो बात आती है, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने वाली बात है, जो बार बार संशोधन का प्रस्ताव आया भी, लेकिन इसे स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन पंचायती राज में यानी कि ग्राम सभाओं में इसको लागू कर दिया गया है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में लागू कर दिया गया है। अब बच्चों इसके बाद बात आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं। किसी भी चुनाव प्रणाली की और कसौटी ये होती है बच्चों कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी होता है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और कैसी हो? पारदर्शी होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए बच्चों जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकें। अब देखिए, आपको ये एक्टिविटी दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ये एक्टिविटी करनी है। भारत की आबादी में मुसलमान कितने हैं? 14.2%। लेकिन लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या कितनी है? 6% से थोड़ी कम रही है, जो जनसंख्या के अनुपात के आधे से भी कम है। यही स्थिति अधिकतर राज्य विधानसभाओं में भी होती है। 3 छात्रों ने इन तथ्यों से अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप बताएं कि ये सही है या गलत है। आप सहमत हैं कि असहमत हैं और क्यों है? हिलाल कहता है कि ये सर्वाधिक मत जीत वाली प्रणाली के अन्याय होने को दिखाता है, हमें समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाना चाहिए। आरिफ कहता है ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने की औचित्य को बताता है। आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमानों को भी उसी तरह का आरक्षण दिया जाए जैसा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया जाता है। सभा कहती है कि सभी मुसलमानों को एक जैसा मानकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान महिलाओं को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें मुसलमान महिलाओं के लिए अलग आरक्षण चाहिए। तो देखो कार्टून में क्या बता रखा है, मैं इतनी समझ रखती हूँ कि भविष्य में अपने कैरियर को चुन सकूं और इतनी उम्रदराज हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बना सकूं। तो क्या मैं इतनी बड़ी नहीं कि वोट डाल सकूं? यदि ये कानून मुझ पर लागू होता है तो मैं इन कानूनों को बनाने वालों के बारे में फैसला क्यों नहीं ले सकती? अब बात आती है बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनावों के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन होंगे और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों ही बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है।
चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति का हो, लेकिन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से मिला और बड़े संघर्ष के बाद मिला, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। मतलब वह भारतीय नागरिक किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति का हो, उसे वोट डालने का, मत देने का अधिकार दिया गया। अब बच्चों बात करें हम 1989 की, तो 1989 में 21 वर्ष से ऊपर के भारतीयों को वयस्क भारतीयता यानी कि वोट डालने का अधिकार था। अब 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब 21 वर्ष से इसकी आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आप ध्यान रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपकी कक्षा परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि जो वयस्क मताधिकार है, जो नागरिक वयस्क हो चुका है, वह क्या करेगा? वह अपने प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया था। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। ऐसे बहुत से लोगों ने कहा कि जिसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है उसे वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने सभी नागरिकों को योग्य माना और महत्वता के आधार पर समान रूप से विश्वास रखा और वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र में के हित में निर्णय ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने मतदाताओं के प्रति जो है विश्वास बनाए रखा। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सत्य है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न बताई गई है। यदि हम उदाहरण देखें तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु है 25 वर्ष। कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। अब हम इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखो एडल्ट वोट की बात की गई है। इसमें 21 अक्टूबर 1959 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्या ये संभालने योग्य नहीं है, या उस कहानी की तरह है जिसमें कई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं? तो एक ये सार्वभौमिक एडल्ट वोट की जो बात की गई है कि सभी को मत देने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति का व्यक्ति हो, उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है। यह चित्र एक व्यंग्यात्मक चित्र है, इसको आप व्यंग के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की। और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या होता है, यह क्या कार्य करता है, यह किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है, इन सभी के बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और अगले वीडियो में आपसे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।